कई बार मैं न्यूज़ देखता हूँ, कई बार जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, विदेश मंत्री तक दिल्ली हो आता है पर वो बॉर्डर की बात नहीं करता। तो एजेंडा सेट करना पड़ेगा बात करने से पहले। अगर एजेंडा ही सेट नहीं होगा तो सामने वाला कैसे बात करेगा? पहले आपको उस तरीके का बनना पड़ेगा ना बात करने के लिए। आपकी बातों में एक सच्चाई होनी चाहिए, आप प्रमाण लाओ, प्रमाण पेश करो। हेलो दोस्तों, आ गया हूँ नए वीडियो के साथ आपके सामने और बहुत अच्छा कमाल का टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूँ। इस पर अपन बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि मैं काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। वीडियो एडिट करने पे, वीडियो कंटेंट सर्च करने पे, एडिट करने पे काफ़ी मेहनत जाती है दोस्तों। रिसर्च करने पे बहुत मेहनत जाती है, परंतु उस काम का सही कह सकते हैं कि आप वैल्यू मैं नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ दोस्तों। सत्य हमेशा आपके सामने पेश करता हूँ, परंतु प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा, आप चाहें तो मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जानकारी दोस्तों स्क्रीन में फ्लैश हो रही है, जिसमें आप चाहें तो नेपाल में रहने वाले हमारे नेपाली भाई बहन जो भी लोग हैं वो चाहें तो ई सेवा में मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ जो हमारे नेपाल के बाहर के जितने भी नेपाली भाई बहन लोग रहते हैं, उसके अलावा जो भी हमारे नेशनलिटी के, अलग नेशनलिटी के जो हमारे वीडियो को देखते हैं, वो चाहे तो पेपाल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मैं अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करता रहूँगा। तो दोस्तों आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल कहें या फिर एक बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट हो रहा है नेपाल में। जो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, जो अभी नेपाल में जो जनरल इलेक्शन हुआ उसके जो उम्मीदवार थे, वे व्यक्ति जिनका नाम है सागर ढकाल, इन्होंने अभी क्या किया, इन्होंने एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा दौरे कर रहे हैं अपने क्षेत्र के भी, और ये गए जो काला पानी क्षेत्र है नेपाल में, जो बहुत डिस्प्यूटेड रीजन है, उस क्षेत्र में भी गए और उन्होंने एक वीडियो बनाया। इस वीडियो के बारे में थोड़ा शॉर्ट पहले बताऊंगा, फिर अपन डिटेल में इस पर बात करेंगे दोस्तों। उनने कुछ ऐसा मैसेज देने की कोशिश की है, उस बताया है कि जो सागर ढकाल जी ने कहा कि जो पुराने जो लोग ने किया उन सब के लिए आज अपना भविष्य नहीं खराब करना। उन्होंने इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारी बात की, काला पानी को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की। उनके इस वीडियो पे ये चीज़ समझ में आती है। म चाहिँ अहिले दार्चुला आइपुगेको छु। अब अन्तिम जिल्ला भन्नु पर्यो, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतको क्षेत्र हामी यही बाटो हुँदै जाँदैछौँ। अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि आज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मलाई डडेलधुरा आउँदै गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा आउन निकै मन थियो, तर चुनावको दौडा दौडले गर्दाखेरि समय पाएकै थिएन र चुनाव सकिन साथ म एकदमै अपरझट तरिकाले नै बाइक लिएर उडेर आइपुगेँ। मैले यो क्षेत्रमा आइरहेको छु र म सीमा सम्बन्धी अलिकति कुराहरू हजुरलाई राख्न चाहन्छु। मलाई के लाग्छ भन्दै गर्दाखेरि नेपालले अब जसरी चीनले 20 वर्षमा कायापलट हुने गरेर विकास गर्यो, जसरी गुजरातले विकास गरिरहेको छ, जसरी दिल्लीले विकास गरिरहेको छ, त्यसैगरी भारतको विकास पनि रफ्तारमा अगाडि बढिरहेको छ। जब तपाईँ घरमा धनी हुनुहुन्छ भने सानोतिनो कुरामा किचकिच गर्नुहुन्न, सकेसम्म उदार मन गराउनुहुन्छ, तर अलिकति घरमा खाना दिन पुग्दैन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भाडा पनि बच्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सानोतिनो जमिनका समस्याहरूको सबभन्दा ठुलो तपाईँले हेर्नु अहिले हामीले देशलाई त जोगाउनु पर्छ नै, र त्यो जोगाउनु पर्छ भन्दै गर्दाखेरि हामीले अलिकति उदार सोच पनि सोचेर अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अबको 20 वर्ष 30 वर्ष नेपाल कहाँ पुग्छ, अबको 20-30 वर्षमा चीन कहाँ पुग्छ, भारत कहाँ पुग्छ भनेर सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यो कुराहरू सीमा विवाद यो मात्रै होइन कि हाम्रो उत्तर प्रदेशदेखि लिएर यतापट्टि बिहारदेखि लिएर तपाईँले हेर्नुभयो भने समग्र यो हिमाञ्चल प्रदेश जति पनि छ, यो हिमवत खण्ड भनौँ, यो हिमवत खण्ड चाहिँ हामीले नेपालको एउटा टुक्राको रूपमा लान सकिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि भोलि बिहान विदेशमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, सपोज मैले एउटा अक्सफोर्डकै उदाहरण दिन्छु, अक्सफोर्डमा ठुला ठुला पिएचडी गर्ने विद्यार्थीहरू छन्, तर सबैभन्दा बढी फ्रस्ट्रेसन, सबैभन्दा बढी अशान्ति त्यही अक्सफोर्डमै मैले देखेको छु। त्यो भन्दै गर्दाखेरि सबै चिज भौतिकवाद मात्र पनि होइन, आध्यात्मिक चिन्तन पनि सबैभन्दा ठुलो चिज हो, ध्यान पनि सबैभन्दा ठुलो चिज हो। र अब त्यो क्षण बिस्तारै आउँदैछ विश्वमा होइन, र त्यो क्षण विकास गर्नको लागि नै नेपालले चाहिँ एउटा आध्यात्मिक केन्द्रको रूपमा, एउटा हिमवत खण्डको रूपमा यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले त्यो रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। र त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले चाहिँ आर्थिक समृद्धि नै हाम्रो मुख्य
पाटो हुनुपर्छ। त्यो पाटो भयो भने जसरी एउटा युरोपियन युनियन हेर्नुभयो भने जम्मा 40-50 वर्ष अगाडि 50-60-70 वर्ष अगाडि लडालड गर्ने, काटाकाट गर्ने, मारामार गर्ने छर छिमेकीहरू अहिले मजाले अङ्गालो हालेर बसिरहेका छन्। के थाहा भोलि बिहान हामी पनि भारतसँग चीनसँग अङ्गालो हालेर मजाले सीमा विवाद केही पनि नभइकन भारतले पनि आफ्नो जमिनहरू छोडिदिन सक्छ, चीनले आफ्नो जमिनहरू छोडिदिन सक्छ। त्यो रूपमा कसैलाई केही सुरक्षाको चुनौती भएन, युरोपियन युनियन जस्तो भयो भने हामी त्यो रूपमा नै अगाडि बढ्न सक्छौं। र अबको 20-30 वर्षपछिको भविष्य भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्रै हुँदैन। तपाईले हेर्नुभयो भने अब त्यसपछि भनेको शान्ति समृद्धिको कुराहरू चाहिँ व्यापक रूपमा विश्वव्यापी रूपमा उठ्नेवाला छ र त्यो उठि पनि सकेको छ। इभन अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट सुरु हुँदैछ, मैले देखिरहेको छु। अक्सफोर्डमा पनि ठूला विद्यार्थीहरू, तपाईलाई लाग्छ कि ओहो बेसरी यत्रो पढे लेखेको विश्वभरिबाट छानिएको अक्सफोर्ड विद्यालय PhD गरेको विद्यार्थी सोच्नुहुन्छ होला, तर सबैभन्दा बढी फ्रस्ट्रेसन, सबैभन्दा बढी अशान्ति त्यस्तै विश्वविद्यालयमा हुन्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यसले अबको विश्व कसरी हाँक्ने भनेर देखाइरहेको छ। हस्, अब हामी नेपाललाई पनि कसरी अगाडि बढाउने भनेर सोच्छौं। यसलाई 20-30 वर्ष तरिकाले सोच्नुपर्छ, एउटा मात्रै नीति बनाउनु हुँदैन। त्यही भएर मेरो परराष्ट्र मन्त्रालय पनि अनुरोध के छ भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा ठूलो नीति के हो त? सबभन्दा अबको 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्षमा भारत कहाँ पुग्छ, चीन कहाँ पुग्छ, यो अनुसारको हामीले नीति बनाएका छौं कि छैनौं, त्यो नीति बनाउन अति आवश्यक छ। त्यो अनुसार सोच्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न सिनेरियोज अनुसार हामीले नीति बनाउनुपर्छ। सपोज भारतको विकास सोचे अनुसार भएन भने हाम्रो विदेश नीति कस्तो हुनुपर्छ, भारतको अब 20-30 वर्षमा सोचे अनुसार व्यापक रूपमा विकास भयो भने कस्तो नीति बनाउनुपर्छ हामीले भनेर नीतिगत रूपमा पनि हामीले सिनेरियोजहरू भन्ने हुन्छ, विभिन्न केस स्टडीजहरू हुन्छ, त्यो अनुसार हामीले नीतिहरू बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धेरै धन्यवाद। तो दोस्तों हम बात करते हैं उनके वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले उन्होंने अपने काम के इंट्रोडक्शन को लेकर के और एक जनरल साइकोलॉजी के बारे में बताया कि जब कोई बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति हो जाता है, जो पैसे वाला है, अगर वो 1 रुपये भी दान में दे दे तो उसको फ़र्क पड़ता नहीं है। और ये डायरेक्ट उन्होंने अपनी नेपाल की जनता से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि अगर आप बहुत धनी हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और अगर आप किसी को 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये दे दें तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से उनने सवाल अपना चालू किया। तो वो धीरे धीरे करके काला पानी तरफ ही गए। तो उसके साथ उन्होंने ये कहा कि जो पहले के समय में जो ये एरिया को लेकर के डिस्प्यूट था और जो पहले क्लेम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, और समय होते होते ये काफ़ी लेट हो गया, इसको लेकर के नेपाल में जो डेवलपमेंट है वो पीछे नहीं होना चाहिए। खैर, उन्होंने डेवलपमेंट की बात ज़्यादा की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इतिहास को अगर पीछे से देखें तो इतिहास में अगर आप पीछे देखेंगे तो एक चीज़ समझ में आएगी कि जो पहले लोग दुश्मन थे, जो पहले देश आपस में दुश्मन थे, वो आज मित्र बन के बैठे हैं। जैसे आप यूरोप की ही बात करें, ऐसी करके सागर ढकाल जी ने कहा कि यूरोप की अगर आप बात करें तो यूरोप में अगर कुछ ऐसे देश हैं, जैसे मान लीजिए जर्मनी हो गया, उसके बाद फिर जर्मनी के साथ आसपास के जो हो गए बेल्जियम, पोलैंड, फ्रांस, ये सब देश हो गए, पहले बहुत ज़्यादा बड़े दुश्मन थे। वर्ल्ड वार में आपको पता ही होगा, काफ़ी सारे इन्होंने लड़ाई लड़ी हैं और काफ़ी सारे इश्यूज थे इन देशों के बीच में। आज आप देखें तो उन लोगों ने अपनी स्थिति को समझ लिया, यूरोप ने अपने कंडीशन को समझ लिया और इस चीज़ को भांपते हुए एक यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया। यूरोपियन यूनियन के निर्माण से ये हुआ कि कोई भी देश का नागरिक जो मान लीजिए जर्मन है, फ्रांस जाना चाहता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। है वो जर्मन ही, पर वो यूरोप यूनियन के किसी भी देश में आना जाना कर सकता है। तो इस प्रकार का कंसेप्ट, एक विजन सागर ढकाल जी ने अपने वीडियो में देने की कोशिश की है। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है ऐसा। अब आप भी एनालिसिस कीजिएगा कि किस प्रकार उन्होंने बात कही है। मैं आपके सामने सिर्फ सत्य पेश कर रहा हूँ, जो मुझे लगा और जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि जो पुराने समय में, जो राजा रजवाड़ों के समय में और जो ब्रिटिश काल के समय में जो काला पानी का और बॉर्डर इश्यूज़ था, उन सबको साइड रख के नेपाल को अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। मतलब उनका ये सेंस था कि आपके मन में भले भारत के लिए कटुता हो, बॉर्डर को लेकर के, चाहे वो, और साथ में चाइना को लेकर कटुता हो, पर एक समय में हो सकता है कि ये जो एरिया है भारत, नेपाल और चाइना, ये सब एक यूनियन बन जाए, और यूनियन बन जाए, बॉर्डर का इशू ही ख़त्म हो जाए, तो कल को नेपाल भी फ़ायदा ले सकता है डेवलपमेंट का। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बेल्ट है, ये जो काला पानी, लिपुलेख, लिम्बियाधुरा, ये जो बेल्ट है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एरिया है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन एरिया में जाने पे आप बहुत ज़्यादा मतलब डिवाइन ताकतों से जुड़ते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, जो कि सही भी है। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि अगर आप
जैसे ये हिमालय क्षेत्र में जाएं तो आप बड़ी ताकतों से, जो भगवान की ताकत है, उससे आप जुड़ते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि खैर उन्होंने इंजीनियरिंग की है और उनको ऑक्सफोर्ड का कल्चर पता है और MITs वगैरह विदेशों का कल्चर वो जानते हैं। और जो बड़े बड़े लोग जो PhD होल्डर हैं, जो पढ़ाई करते हैं, डॉक्टरेट की उपाधि लेते हैं, काफ़ी रिसर्च करते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उन लोगों में ज्ञान ज़्यादा है, परंतु वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड भी वही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अपने ज्ञान मैंने ले तो लिया है, मैं इस ज्ञान का मैं करूं क्या, उसका एक सही यूजेस नहीं फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं वो। और फिर वैसे लोग आकर के नेपाल हो गया या भारत हो गया, ऐसे जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, जो ये हिमालयन बेल्ट है, यहाँ पे घूम करके अपने आप को ज़्यादा स्पिरिचुअल महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं, फिर वो अपने काम पे जाते हैं, अपने होम टाउन जा करके, होम कंट्री जा करके फिर वो अपना काम करते हैं। तो उन्होंने एक टूरिज़्म को भी टारगेट करके ऐसा कहा कि ये जो बेल्ट है, हिमालयन बेल्ट है, जहाँ पे ये हिमालयन बेल्ट के अंतर्गत ही ये सब डिस्प्यूटेड जोन आते हैं, तो इन्हें क्यों ना एक बेल्ट के रूप में बना लिया जाए और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिज़्म डेवलप हो सकता है, जो ऐसे लोगों को आकर्षित करेगा, जो उनको आकर्षित करेगा, जो डिप्रेस्ड हैं, मेडिटेशन चाहते हैं और स्पिरिचुअल ताकतों से जोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। खैर उन्होंने बहुत दूर की कौड़ी निकाली कि अगर इस पर अगर काम किया जाए दोस्तों तो बहुत कुछ हो सकता है। इसमें क्या है कि अकेले नेपाल के करने से कुछ नहीं होगा। इसमें मेरा ऐसा मानना है कि नेपाल को, भारत को, चाइना को, जो भी क्षेत्र में पड़ता है, देश पड़ता है, उन सबको एक साथ मिल करके इस प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। और वो तीनों देश, भारत, नेपाल, चीन, तीनों देश मिल करके बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं और पूरे विश्व लेवल पे, यूनाइटेड नेशन के लेवल पे बहुत सारी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना करके एक अच्छा वैल्यू लोगों के सामने क्रिएट कर सकते हैं। और लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे भी, क्योंकि ऐसा मौसम, ऐसा कल्चर, ऐसा मौसम, ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। और अपने आप में इसलिए ही विदेशों के लोग आप देखें जो फॉरेन में रहते हैं, उन लोगों को भारत, नेपाल ऐसी कंट्री क्यों भाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच कंट्रियाँ हैं। मतलब आप बोलेंगे पैसे के मामले में भी रिच हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इनमें कैपेबिलिटी है और ज्योग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। तो वो समझते हैं इस चीज़ को, और बाहर का व्यक्ति ज़्यादा वैल्यू करता है, घर का व्यक्ति वैल्यू नहीं करता। ये भी इनडायरेक्टली सागर ढकाल जी ने कहा। उनका मैसेज एकदम क्लियर है, आप उनके अर्थ कुछ भी निकाल सकते हैं, पर जो एक नॉर्मली जो इंटरप्रिटेशन है, जो मुझे लगती है, मैंने आपको बताई। इसके इंटरप्रिटेशन हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अगर आपको कुछ लगता हो तो मुझे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, नीचे बताइएगा मुझे, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि वो यही कहना चाह रहे हैं। तो सबको मिल करके इन सब चीज़ों को दूर करके, जो लड़ाइयाँ करवाते हैं और जो दंगे करवाते हैं और जो दोनों देशों के बीच में कटुता पैदा करने की कोशिश करते हैं, ऐसी चीज़ों को साइड में रख के अर्थव्यवस्था की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये चीज़ हमें यूरोपियन यूनियन से सीखनी चाहिए, जो विश्व युद्ध लड़ चुके हैं और आज साथ में रहते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे देशों के साथ सीखना चाहिए। ये इनडायरेक्ट मैसेज था सागर ढकाल जी का। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन करके। पर जहाँ तक है, देखिए, बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाए जा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। हाल ही में अगर आप देखें तो भारत और बांग्लादेश ने अपने सारे बॉर्डर डिस्प्यूट क्लोज कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर दीवार बन गई है और फेंसिंग वेंसिंग हो गई है, तो कोई स्कोप ही नहीं है फ्रॉड करने वालों का। तो दोस्तों मैं एक बात और बता दूं आपको, बात अगर बॉर्डर की निकल ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो बॉर्डर का इशू है ना भारत और नेपाल का, वो एक्चुअली भ्रष्टाचारी माफियाओं की वजह से है। क्योंकि उनको पता है कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी सॉइल कह लें आप, बहुत सारा अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा होता है, इसलिए वो चाहता है, माफिया संगठन चाहता है कि ये क्षेत्र हमारे में आ जाए। तो वो कहीं ना कहीं घूस देना, अधिकारी को घूस दे करके और कई सारी चीज़ें करके, तकड़म बजा करके वो अपने एरिया में लाने की कोशिश करते। फिर सरकार को ये इस तरीके से पेश किया जाता है, जो सरकार को तो पता नहीं है, बेचारे उन लोगों को मालूम नहीं है, उनको ये पेश किया जाता है कि ये अपना रीजन है, तो फिर सरकार को लगता है कि अपना रीजन है तो वापस लेना चाहिए। तो इसमें गलत जो है ना वो सरकार हो जाती है, उसके साथ साथ देश हो जाता है। इसलिए नेपाल के लोग भारत को फिर गलत नज़र से देखते हैं। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और कोई भी विश्लेषक, कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी के विश्लेषक हो गए
या कोई भी ऐसा न्यूज़ मीडिया पर्सनल हो गए जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो चाहें तो इस मुद्दे को आगे उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं कि ये एक सिनारियो हो सकता है। तो इसके लिए ना प्रहरी, जो भी नेपाल की प्रहरी प्रशासन है, जो भी नेपाल के जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं, वो ही कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट है, वो जो बैठा हुआ चेयर पे और जो नीतियाँ बना रहा है केंद्र में बैठ करके, उसको नहीं पता ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। तो ग्राउंड लेवल से निपटने के लिए बहुत अच्छी पुलिसिंग होना ज़रूरी है। और पुलिसिंग को लेकर के दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप चाहें तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आई बटन पे उसकी जानकारी रख दूंगा, और पहले यह वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद ज़रूर बाद में वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार भारत और बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर इश्यूज सॉल्व किए, वैसे ही बॉर्डर इश्यूज आप देखें नेपाल में, जो सदर्न पार्ट में जो मधेश एरिया है वो हो गया। उसके बाद अब लेफ़्ट साइड में अगर आप चले जाएं, मतलब वेस्टर्न साइड में चले जाएं भारत और नेपाल के, वहाँ पे जो काला पानी का इशू है, और राइट हैंड साइड में जो मेची तरफ अगर आप चले जाएं, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको मेची तरफ के इलाकों में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट मिलता है। तो ये चीज़ें सॉल्व हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस एक जज्बा होना चाहिए कि सॉल्व करना है। भारत का रिप्रेजेंटेटिव भी सोचे, देखिए भारत अकेले से इनिशिएट नहीं लेगा, जब तक नेपाल का नेतृत्व सही नहीं होगा ना, भारत अलग से इनिशिएट नहीं लेगा। नेपाल के नेतृत्व में देखता ही हूँ, कई बार मैं न्यूज़ देखता हूँ, कई बार जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, विदेश मंत्री तक दिल्ली हो आता है, पर वो बॉर्डर की बात नहीं करता। तो एजेंडा सेट करना पड़ेगा बात करने से पहले। अगर एजेंडा ही सेट नहीं होगा तो सामने वाला कैसे बात करेगा? पहले आपको उस तरीके का बनना पड़ेगा ना बात करने के लिए। आपकी बातों में एक सच्चाई होनी चाहिए, आप प्रमाण लाओ, प्रमाण पेश करो। देखिए, मैंने कई सारे प्रमाण दे भी दिए हैं, और ये नहीं मिलता तो ये प्रमाण मुझसे ले जाइएगा, मैं प्रमाण दे दूंगा आपको। ये प्रमाण पेश करें, बात करें, सॉल्यूशन निकलेगा, कुछ ना कुछ होगा। अगर वो सॉल्यूशन नहीं हो पाया तो कोई दूसरा सॉल्यूशन निकलेगा जिससे नेपाल को फ़ायदा हो। इस तरीके की चीज़ें दिमाग में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले राजा रजवाड़ों ने गलतियाँ तो कर दिया, अब उसको सुधारने बैठेंगे तो ना आज पनप पाएंगे ना फिर कल पनपेंगे, कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा, समाज और भ्रष्ट होता चला जाएगा। सिस्टम तो ख़राब हो ही जाना है, क्योंकि समाज के अंदर से ही लोग बाहर निकलते हैं और निकल के जाते हैं, फिर वही भ्रष्टाचार करते हैं। तो सीखा कहाँ से उसने? समाज से सीखा। तो गलती व्यक्ति में नहीं है, मतलब जहाँ वो रहता है, जिस इलाके में रहता है, जिस प्रकार का कल्चर वहाँ पे डेवलप हो रहा है, जिस प्रकार की चीज़ें वो देखता है, वही चीज़ें वो करने की कोशिश करता है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बॉर्डर इशू सॉल्व होने चाहिए, और बॉर्डर इशू को लेकर के मैंने पहले से वीडियो बना के रखे हैं, तो उनकी सब जानकारी मैं दोस्तों आई बटन पे दे दूंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप बस वीडियो देख लेना और शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, अब आते हैं सागर ढकाल जी के बारे में। तो सागर ढकाल जी ने बहुत दूर की कौड़ी निकाली है। इस पे एक बहुत अच्छा डिबेट और बहुत अच्छा संश्लेषण इसका होना चाहिए। जहाँ तक है, मैंने एक इंटरप्रिटेशन आपके सामने रखने की कोशिश की है, और बहुत सही भी लगी मुझे, कुछ गलत नहीं लगा उसमें। यहाँ पर इसमें प्रोज एंड कॉन्स, इसके कुछ दूरगामी परिणाम और उसके कुछ अच्छे परिणाम हो सकते हैं। इनको चुनने की ज़रूरत है, इनको आउटलाइन करने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों को किया जाए तो फ़ायदा होगा, किन चीज़ों को ना किया जाए तो फ़ायदा होगा। और ये चीज़ें हमें ना भारत और नेपाल के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए करनी है। चीन भले ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर भारत और नेपाल में अपने आप बहुत बड़ा कल्चर है दोस्तों। जो धार्मिक कल्चर हो गया दोस्तों, और काफ़ी सारा, मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों का रहन सहन एक समान है। तो उनके साथ आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते। उनको मिल करके एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है, रिप्रेजेंटेटिव की, जो इन सब चीज़ों को सॉल्व कर पाए। लड़ाई ना करे, सॉल्व करे। बस चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, बातों से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हल होता है। आप देखें, कोई भी युद्ध हुआ हो, युद्ध होते होते भी दो देश के बीच में अगर युद्ध हो भी रहा हो, तो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव आकर के टेबल पे ही बात करते हैं। वो लोग जूते चप्पल निकाल के लड़ाई नहीं करने लग जाते हैं। तो क्योंकि बात करते हैं, उनको पता है कि भाई मेरे इतने लोग मारे गए, वो उस देश को भी मालूम है कि मेरे इतने लोग मारे गए, फिर भी वो लोग टेबल पे आके बात करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये सब करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बॉर्डर की अगर आप बात निकालें तो भारत नाराज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इतने से कुछ क्षेत्र को वापस करने में या देने में भारत को कुछ होना जाना नहीं है। वो नेतृत्व भी सही है। अभी अगर नेतृत्व सोचने वालों को लगेगा तो वो कर भी देंगे। तो बस बात तो निकले, पहले बात निकलेगी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और ये जो बेल्ट है, जो हिमालयन बेल्ट है, ये टूरिस्ट लोगों के लिए डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भारत को तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में नेपाल को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। भारत अगर रेवेन्यू कमाएगा, नेपाल भी उससे ज़्यादा कमाएगा।
तो ये सोचना पड़ेगा। और सागर ढकाल जी की इस आइडिया को मैं सराहनीय देता हूँ, बहुत अच्छी बात उनने कही, और ऐसे विचार उन्हें रखते रहने चाहिए। और ऐसे विचार मैं चाहता हूँ कि आगे प्रोपोगेट हों, आगे बढ़ें, और जो भी नीति निर्माता हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इन सोच को आगे बढ़ाएं और अच्छे एक डेवलपमेंट स्ट्रक्चर को बनाएं, मॉडल बनाएं, जिससे कि एक फ्लो में चीज़ें अच्छी हो जाएं, भ्रष्ट लोगों को निकालें बाहर। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको इस वीडियो के बारे में? आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं आप सागर ढकाल जी के इस विचार के बारे में, जिसको लेकर के आज हमने इंटरप्रिटेशन की? और अगर दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है, आपको लगता है कि कुछ और बात भी वो कह सकते थे या कही है उनने, या इंटरप्रिटेशन आपका कुछ अलग है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। सारे कमेंट में से सबसे अच्छे कमेंट को मैं पिन कर दूंगा दोस्तों, जिससे कि सारे लोग उसको देख पाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि बहुत सारी जानकारी लोगों तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि ऐसा समाज बने, ऐसा भारत और नेपाल का एक रिलेशन बने, जहाँ पे हर चीज़ें क्लियर हो, कोई भी चीज़ डाउट में ना रहे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों, और साथ में ऑल का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, फिर मिलूंगा इस प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।